अब इन सर्विस कैंडिडेट्स ऑफ आर इसकी गई है कट ऑफ 68.5। इसके जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपका, उसको ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपकी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले लोग थे उनके लिए 11 वैकेंसी थी, और इन सर्विस कैंडिडेट के लिए 17, और एक्स सर्विसमैन के लिए 29। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ये क्या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपकी मेन वैकेंसीज़ में भी है, मेन वैकेंसीज़ में से ही है। बस जो भी जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का आपका जनरल का कैंडिडेट है, और अगर वो कट ऑफ से ऊपर है तो आपकी जो भी आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा उसकी जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा, अलग से ये वैकेंसीज़ नहीं है। सिमिलरली जैसे जो भी इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं निगम के, आर के, वो अपनी कैटेगरीज में काउंट किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के बाद में। तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी आपकी कट ऑफ इंक्रीज करती है। कैसे? जैसे मैंने जूनियर असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट्स काउंट कर लिए, आपके 3 जो जूनियर असिस्टेंट थे उन्होंने 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं आपके जनरल से, 2 लोग आपके ओबीसी सेलेक्ट हुए हैं। तो ये अगर नॉर्मल अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स काउंट होते तो वो कॉल होते 6, डबल के हिसाब से बता रहा हूँ, और 4 10 काउंट होते। अभी ये 3 2 5 इनके लगभग 68.5 से तो ऊपर होंगे ही ऑब्वियसली, और इनकी वैकेंसी थी 17, तो 17 से कम ही रह गए, ये तो 5 ही लोग रह गए। तो कहाँ 10 लोग आते आपके, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही कट ऑफ कितनी जाती, 148 की बजाय 145 या 146 जाती। वही चीज़ आपकी क्योंकि 5 कैंडिडेट्स हैं वो आपके रिजर्व, जो भी आपके 3 कैंडिडेट्स तो आपके जनरल में जाएंगे और 2 आपके ओबीसी में जाएंगे। तो ये वहाँ थोड़ा सा हो गया कि ये तो पर्टिकुलर अलॉटमेंट ही उनको हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 17 से तो कम ही है। तो जैसे अगर नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए बुलाते तो 6 कैंडिडेट्स बुलाते, तो 6 कैंडिडेट्स और ज़्यादा आते, ठीक है। सिमिलरली आपके ओबीसी के 4 कैंडिडेट्स आते, ठीक है। तो ये चीज़ है। और सिमिलरली आपके जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में आप हियरिंग इम्पेयरमेंट की कट ऑफ से देख सकते हैं 105.25। तो जैसे 4 वैकेंसी थी तो 8 लोग तो लगभग आए होंगे ऑब्वियसली। और सिमिलरली लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में भी 83.5 है, तो 4 के हिसाब से 8, तो 16 या 16 से कम, तो अपन 11-12 भी माने तो पर्टिकुलर जो भी कैटेगरीज़ हैं उनमें ये काउंट होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कट ऑफ पे इस चीज़ का भी इफेक्ट रहता है, लेकिन काफ़ी लोगों के जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके भी 140 से 148 के बीच में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मतलब बोनस जैसा कुछ चीज़ नहीं हुई है, या जो भी आईबीपीएस ने सही माना है उसके हिसाब से मार्क्स बढ़े हैं। क्योंकि अगर बोनस नहीं हुआ होता तो कुछ लोगों के मार्क्स बढ़ के आते, सबके नहीं बढ़ते, लेकिन ओवरऑल स्कोर सबका ही अच्छा रहा है, तो ऐसा मान सकते हैं कि बोनस जैसी कोई चीज़ हुई है, ठीक है। तो जो भी सेलेक्ट नहीं हुए तो वो ऐसे लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना पूरा 100% दिया, फिर भी कुछ गलतियाँ हुई आपसे, वो आपको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम्स और भी आपको मिलेंगे। मानता हूँ कि इसमें अच्छी वैकेंसीज़ थी, तो सबका इस तरह से था कि राजस्थान में जो भी राजस्थान से हैं लोग, उनका एक कंसर्न रहता है कि अगर राजस्थान में जॉब मिल जाती है तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाकी और भी वैकेंसीज आएंगी, आपको अपना प्रॉब्लम्स को समझना है, जो भी गलतियाँ हो रही हैं उनको समझना है, रेक्टिफाई करना है, और अच्छे से आपको अगले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए सिमिलरली जो 29 वैकेंसी थी उनके लिए 52.25 है। तो जो भी इन कैटेगरीज में एक्स सर्विसमैन की कैटेगरीज में आएंगे वो अपनी जो भी पर्टिकुलर उनकी कास्ट है, कास्ट के अकॉर्डिंग कैटेगरी है, वो उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा इनका भी थोड़ा इफेक्ट थोड़ा पड़ता है ओवरऑल कट ऑफ पे। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक जो बोनस या कुछ जो भी उन्होंने सही माना है, जो भी आंसर्स, जो भी 2-3 एम्बिगुअस क्वेश्चंस थे आपके टेक्निकल एज वेल नॉन टेक्निकल, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट आपका उस पर कट ऑफ पे आया है। तो ये 245 वैकेंसीज़ आपकी जूनियर फर्स्ट मैकेनिकल के लिए थी, उसके लिए कट ऑफ का हो गया। सिमिलरली आपका टीएसपी एरिया के लिए जो एसटी की ये आपका नॉन टीएसपी एरिया के लिए था कट ऑफ। एसटी के लिए 3 वैकेंसी थी टोटल, तो उसमें 77.25 गया है,
ठीक है। और कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का मैंने चीज़ एक्सप्लेन कर ही दिया। फिर भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपकी और भी कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो था हमारा जूनियर फर्स्ट मैकेनिकल की जो पोस्ट के रिलेटेड, और आपका जो भी आपका अदर पार्ट्स थे हमारे उससे रिलेटेड जो भी फाइनल कट ऑफ रही है हमारी, तो ऑब्वियसली कि सबका राइट है, तो आप मांग तो करिएगा कि क्या फाइनल जो भी डिसीजन रहा है उनका, कौन से क्वेश्चंस को क्या माना गया है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी तो ऐसा ही है, राजस्थान में कहावत है जैसे कि जो बीत जाता है तो उसको तो घोड़े को ना उड़े, है। तो जो बीत गो तो बीत गो, तो वो वाली बात है, बीतेड़ा टाइम ना तो घोड़ा को ना उड़े, तो वो वाली बात है। तो इस तरह से ये वीडियो था जेईएन मैकेनिकल की कट ऑफ से रिव्यूज से रिलेटेड और अदर फैक्ट्स से रिलेटेड। तो काफ़ी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्शन हुआ है, तो उनको तो बधाई। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28, 29, 30 अक्टूबर को है। तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसमें एक करेक्शन है कि जो एनओसी का मैंने गलती से ये बोल दिया था कि आपको डीवी के टाइम देनी है, जो भी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो आपको एनओसी आपको देनी है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो आप ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर आप फाइनली सेलेक्ट होते हैं तब देनी है। बाकी आप उस वीडियो को पूरा देखिए, और भी कोई डाउट रहता है तो वो भी बताइएगा, आप अपन डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और कुछ कुछ कैंडिडेट्स का पूछना था, जैसे एक चीज़ मैंने अभी रिजर्वेशन में एक और चीज़ पढ़ी थी एडवर्टाइजमेंट में, तो जो भी एससी एसटी या ओबीसी या एमबीसी की जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो उन कैंडिडेट्स को मतलब उनका कौन सा एड्रेस कंसिडर किया जाएगा, तो ये उनके जो भी या फैमिली इनकम कौन सी कंसिडर करी जाएगी ईडब्ल्यूएस में, या जिन पे भी मतलब जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है जिसमें आपका इनकम क्राइटेरिया रहता है, तो वो आपका जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो हस्बैंड से रिलेटेड नहीं होगा, वो आपके पेरेंट्स की इनकम या पेरेंट्स का जो सर्टिफिकेट लगता है उसके हिसाब से आपका बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो एडवर्टाइजमेंट था आपका जेईएन का, उसमें आप पॉइंट नंबर 8 है रिजर्वेशन, उसके भी 8th पार्ट में आप देख सकते हैं, ये चीज़ डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी और भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डीबी से रिलेटेड मैंने वैसे वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो कोई भी डाउट रहता है तो अपन डिस्कस कर लेंगे। और जैसा कि काफ़ी लोगों को के सवाल आ रहे थे कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है वो, और फ़ी रिसिप्ट नहीं है, उसका भी मैंने वीडियो में कवर कर रखा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ईमेल में वो चीज़ अवेलेबल रहती है, तो उसका आप प्रिंट आउट लेके जाइए, ठीक है। उसका प्रिंट आउट लेके जाइए, आपका जो मेन आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका, और दूसरा आपका फ़ी रिसिप्ट का। तो वो एक तरह से प्रूफ है आपका, एक तरह से सेफ्टी के लिए, कि कई बार क्या होता है बोर्ड उतना कोर्डियल नहीं रहता है, उतना मतलब आपको अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं करता है कि हमें तो कागज़ चाहिए, आपके पास नहीं होता है, तो उनके पास क्या एक सेट रहता है आपके, जो भी आपने एग्ज़ाम से रिलेट जब भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब चीज़ें उनके पास रहती है। तो आप अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और जो उसकी फ़ी रिसिप्ट का जो उनका एक सेट है उसकी ज़ेरोक्स वहाँ करवा सकते हो और उनको जमा करा सकते हो। वैसे जिन लोगों का भी एईएन का इंटरव्यू हुआ था, एईएन का इंटरव्यू क्या एईएन का डीवी हुआ था, इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। या जो भी कैंडिडेट्स की सेमेस्टर से रिलेटेड या कॉलेज की कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो 1 से 2 दिन का टाइम देते हैं आपको, लेकिन आपके पास अभी टाइम है 10 से 11 दिन है, तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं नोटरी वगैरह करानी है, जो एफिडेविट करवाना है, एफिडेविट आपको जो भी 50 रुपये का स्टाम्प है उसमें प्रिंट वो टाइप करवा के प्रिंट करवाना है, तो उसमें जो भी आपको एफिडेविट आपके मेल पे आया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टाइप करवाना है। वैसे उस वीडियो में मैंने अपना खुद का बता रखा था, तो उसमें आपको बस
अलग अलग एफिडेविट किसी भी चीज़ की करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आपको पॉइंट्स जैसे ऐड होते जाएंगे। जैसे मेरे से 4 से 5 पॉइंट थे उसमें, तो उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे कोई मैरिड लोग हैं तो जैसे मेरा उस टाइम पे अनमैरिड था तो आई एम अनमैरिड था, उसकी जगह आई एम मैरिड। और फिर उसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट में आपका आ जाएगा स्पाउस का नेम आ जाएगा, आपके बच्चों का नाम आ जाएगा, उनकी एज आ जाएगी, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें तो वो आपको एफिडेविट के अकॉर्डिंग अपने से जो भी रिलेटेड है। क्रिमिनल केस के लिए आपको उसी में एक लाइन लिखवानी है कि देर आर नो क्रिमिनल केस अगेंस्ट मी, इस टाइप में। ठीक है, बाकी आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग टाइप करवाना है। तो नोटेरी जो भी लोग कराते हैं, यानी कि जो भी जहाँ पे भी कोर्ट वगैरह रहते हैं, तो वो आराम से आपको गाइड कर देंगे इस मामले में। आपको अपना मैटर तैयार करके लेके जाना है, वो टाइप कर देंगे, नोटेरी के स्टाम्प लगेगा और साइन वगैरह करके आपको वो चीज़ जमा करवानी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रहते हैं या मेरे से कोई भी चीज़ छूट जाती है या गलत मैं बता देता हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं भी एक तरह से मैं भी एक इंसान नहीं हूँ, तो गलतियाँ सबसे होती हैं। ठीक है, तो जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको एक बार फिर से बधाई, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी भी वजह से, मार्जिन से रहे हैं, आपको बिल्कुल कोई भी लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना 100% कोशिश करिए, या आपको अपनी कोशिश में कोई कमी लगती है तो आप उस चीज़ पर फोकस करिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। मेरे मेरे एंड पे भी मेरी मैं बताऊं तो मेरे भी काफ़ी फेलियर्स रहे हैं। ऐसे ही कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। तो मेहनत करिए और अपने लूज़ पॉइंट्स जो भी हैं, वीक पॉइंट्स हैं, उन पे काम करिए, जिससे आपको एग्ज़ाम के साथ आपका इम्प्रूवमेंट हो और आपका फाइनली कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आप जितनी आप मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। जैसे कुछ लोगों का एच हुआ है, इसमें नहीं हुआ, तो कुछ लोगों का एच में भी फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ भी फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपने जो मेहनत जो 1-2 साल या उससे ज़्यादा टाइम से कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी काम आएगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने प्रयास में कोई कमी मत रखो और लगातार मेहनत करते रहो। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी आपके सजेशन है वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।